ईशा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दादी प्लीज बचा लो मुझे नहीं जाना किसी फैशन शो में शोपीस बनके। बेटा तेरी माँ को कौन समझाए जो अपनी ही बेटी की बोली लगाई फिरती है। तू तो मासूम है मेरी बच्ची। तभी अर्चना आके बोली व्हाट नॉनसेंस ईशा, यह हरकतें कब जाएंगी तुम्हारी दादी के पल्लू के पीछे छुपने की। लीजिए खुश हैं आप, मेरी बेटी को अपने जैसा बना दिया। ईशा यह नया जमाना है, थोड़ा आगे बढ़ो, खुद को बदलो और यह बहन जी का चोला पहनना छोड़ दो। तुम जैसी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, लड़कों को भी बोल्ड लड़कियां चाहिए। हे भगवान कैसे समझाऊं इस पागल को। अरे मुझसे सीखो कुछ, अपनी माँ से। मॉडलिंग की दुनिया में नाम है मेरा, और जिस ब्रांड का मैं एडवर्टाइजमेंट करने जा रही हूँ उसके लिए मॉडल्स की भीड़ लगी हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी अपनी बेटी मॉडल बने। तुम्हें लॉन्च करना चाहती हूँ मैं। अरे भगवान से डर, अर्चना क्यों इस मासूम की बोली लगाने चली है? 100 मर्दों के सामने छोटे कपड़े पहन के नचाएगी इसको तू? अरे माए तो ऐसी होती है जो अपने बच्चों को ढक के रखती हैं, तू तो इसको ही बाजार में उतार रही है। ओ शट अप, मेरी बेटी को भी आपने अपने जैसा बना दिया। इसका ध्यान पूजा और आप में ही लगा रहता है। बेटी मेरी है ना, इसका फ्यूचर भी मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। मैं इसको कपड़ों में घुमाऊं या बिना कपड़ों के, आपको क्या मतलब इससे? मॉम प्लीज मुझे नहीं करनी मॉडलिंग, नहीं जाना वहाँ प्लीज माँ, प्लीज मत करिए, नहीं बनना मुझे बाजारू औरत प्लीज माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चुप रहो ईशा, तैयार होकर आओ, तुम्हारा नाप लेंगे वो लोग, आज मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी। जा मेरी बच्ची, तेरी माँ को भगवान अक्ल देगा, जा तू। तेरे लिए भी कोई राजकुमार आएगा जो इस दलदल से तुझे निकाल देगा। ईशा रोते हुए भाग गई। तभी ईशा अपने पापा से कहती है, पर वो भी अर्चना जी से डरते हैं। अरे बेटा कर लो जो तुम्हारी माँ बोल रही है, चली जाओ ना। ईशा बेमन से तैयार होकर चली गई। वहाँ जगह जगह मॉडल छोटे छोटे कपड़े पहने फिर रही थी और ईशा खुद को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी एक ब्राउन आंखों वाला लड़का जो दिखने में किसी अंग्रेज जैसा लग रहा था। हेलो मिसेस अर्चना। ओ हेलो अहान, कैसे हो तुम? इससे मिलो, ये मेरी बेटी है ईशा है, और ईशा इनसे मिलो, यह है द बिजनेस टिकॉन अहान चोपड़ा। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। हेलो ईशा जी, तो आप भी इस अंधी दुनिया में कदम रख चुकी, चलिए मुझे बेसब्री से इंतजार था आपका। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, ना तो मुझे आप में इंटरेस्ट है ना आपकी बातों में, तो दूर रहिए मुझसे। तभी अर्चना ईशा को बुलाती है, आओ ईशा अपना साइज बताओ। एक्सक्यूज मी, अरे चाहिए। अहान एक तीखी सी नजर ईशा पे डालता है और कहता है, मिस ईशा, तो आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। अच्छा है, मछली खुद ही जाल में फंसने आ गई। आज अर्चना बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ और फैशन मॉडल और एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट संभालने वाली मिसेस अर्चना जी अपने करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को कल प्रेजेंट करने वाली थी, और उनकी बेटी ईशा के लिए यह सफलता की पहली सीढ़ी थी। और देखा तो जाए, अर्चना ईशा के लिए खुश नहीं थी, वो यह सोच के पास्ट की बातें सोचने लगी। कुछ दिन पहले, देखिए जी, इस बार तो मेरी ब्रांड फेमस होगी, ऐसे ड्रेसेस बनाऊंगी कि दुनिया आंखें फाड़ के देखेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर जैसी ड्रेस है उसके लिए इतनी ही खूबसूरत मॉडल भी तो चाहिए, और कोई भी पसंद नहीं आ रही। अब आप ही कोई मदद कर दो मेरी। अरे क्यों परेशान हो रही हो, हमारी ईशा है ना खूबसूरती में, तो वो मॉडलों को भी मात दे दे। बस अभी दुनिया के सामने आए नहीं, उसको एक बार पर्दे पर लाके तो देखो, सब बड़े बड़े मूवी डायरेक्टर तुम्हारे कदमों में होंगे और पैसा ही पैसा होगा। कौन? अपनी ईशा। आपने सोच भी कैसे लिया कि ईशा राजी होगी यह सब करने को? वो तो पूजा पाठ वाली लड़की है, और बचा हुआ आपकी माँ ने उसको अम्मा दादी बना कर रखा है। मेरी बात हरगिज नहीं मानेगी, तो उसको क्या कहूँ? अब मेरा काम तो तुम्हें आइडिया देना था श्रीमती जी, बाकी आप सोचो, इससे ज्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं माँ के सामने बोलूँगा तो मुझे तो जोरू का गुलाम कहेंगी, इसलिए मेरे से तो उम्मीद न रखो। ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। ईशा को मनाना आसान तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। यह सोच के अर्चना ने 5 दिन तक ईशा का सब कुछ बंद करवा दिया था। फिर जब भी ईशा नहीं मानी, उसको उसकी दादी की कसम देके अर्चना ने ईशा को मजबूर कर दिया था। ईशा ज्यादातर अपनी दादी के पास रही थी। उसके माँ बाप पैसे के लालच में अंधे थे, इसलिए घर ले टिकते ही नहीं थे। उसकी माँ हर वक्त किटी पार्टियों में रहती और ज्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरती, और उसके पापा पूरे टाइम बाहर बिजनेस मीटिंग में जाते रहते थे। ईशा की दादी ने उसको सही गलत का फर्क बताया, गीता का पाठ पढ़ाया और सब अच्छी आदतें डाली। ये सब आदतें उसकी दादी की डाली हुई थी, लेकिन
ईशा को ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत रंग रूप दिया था, उसको सजने संवारने की जरूरत ही नहीं थी। वो सादगी में भी कहर ढाती थी और यही वजह थी कि उसको हर बार अर्चना और उसकी कंपनी ऑफर करती थी, लेकिन वो मना कर देती थी। पर इस बार अर्चना की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए उसने अपनी बेटी की ही कीमत लगा डाली थी। मोम, चलो मोम, ईशा की आवाज से अर्चन होश में आए। हाँ बोलो ईशा। चलिए माँ, मुझे घबराहट हो रही है। हो गया सब, अब प्लीज चलिए, दादी भी अकेली है। ओ माय गॉड, ईशा थोड़ा मैनर्स में रहो, मेरी इज्जत है यहाँ, तुम अगर यह सब करोगी क्या सोचेंगे लोग। हे भगवान, अगर आपको लड़की ही देनी थी ढंगी ही लड़की दे देते। यह क्या है, चलो जाओ, ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें, जाओ उस बूढ़ी दादी के पास। और हाँ, कल पूरे 7 बजे आ जाना, सबसे पहले ब्राइडल शूट होगा तुम्हारा, उसके बाद डांस है तुम्हारा। चलो जाओ, मैं थोड़ा लेट आऊंगी। यह कहकर वो अहम की तरफ मुड़ती है। अहान दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसको सब उल्टा लग रहा था। ईशा तो यहाँ आने को मना कर रही थी। उसको लग रहा था ईशा यहाँ रुकने को कह रही है और वो चाहती है उसका शूट वैसा ही हो। तभी उसके दिल में ईशा के लिए और कड़वाहट भर गई। मैंने कैसे सोच लिया, तुम अच्छी होगी, तुम भी उस मनहूस बाप की बेटी हो जिसने मेरी। यह कह के अहान चुप हो जाता है। उसकी तरफ अर्चना जी आती है। अर्चना अहान की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि अहान पूरे वर्ल्ड का मशहूर बिजनेसमैन था और सबसे अमीर लोगों में उसका नाम आता था, इसलिए अर्चना उसे बात करने के बहाने ढूंढती थी। पर अहान अच्छे से समझता था यह सब और वो चाहता था अर्चना उसको पसंद करे, ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए। अगली सुबह ईशा भगवान के सामने बैठी थी। हे भगवान, मैं जानती हूँ माँ बाप की बात नहीं टालनी चाहिए, लेकिन जब माँ बाप गलती करने पे उतर जाए तो औलाद को उन्हें सही और गलत का फर्क बताना चाहिए। लेकिन मैं खुद को बहुत कमजोर समझती हूँ, अपनी दादी के लिए मुझे झुकना पड़ रहा है। ईशा स्टूडियो पहुँच चुकी थी। पहले उसका ब्राइडल फेशियल हुआ, फिर उसके हाथों में मेहंदी लगी और उसको फूलों सजाया गया। उसने रैंप वॉक करा, उसके बाद उसको दुल्हन बनाया गया और अभी उसको स्टेज पे जाना ही था। तभी पता नहीं कहां से अहान आ गया। ओह, आप तो पहले से अपनी शादी के लिए तैयार हैं। ईशा गुस्से में, क्या कह रहे हैं आप? कि यही कि मिस ईशा, अब आपको अपने पेरेंट्स से बता देना चाहिए कि आप मुझसे प्यार करती है और हमारी शादी हो चुकी है। प्लीज बताइए, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी अर्चना जी बोली, व्हाट नॉनसेंस ईशा, तुम्हें नहीं आता, स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रही है, जाओ जल्दी। ईशा रोते हुए, माँ देखिए ना, यह आदमी क्या कह रहा है, प्लीज माँ मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ मिस्टर अहान? अहान बोला, मिसेस अर्चना देखिए न, हमारी शादी हो चुकी है और यह बात ईशा जानती है, लेकिन आज मुझे अर्जेंटली उसको घर ले जाना है और यह आपको बताने से डर रही है। व्हाट? ईशा, क्या ये सच है? पहले तुम दोनों मेकअप रूम में आओ। और यह कहकर वो ईशा के पापा को भी बुला लेती है। क्या हुआ ईशा की माँ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? देखिए, यह आपकी लाडली क्या करे बैठी है। अरे, अगर तुम्हें अहान पसंद था बता देती, हम खुद तुम्हारी शादी करवा देते, यूं छुप छुप के करने की क्या जरूरत थी। ईशा बस रोए जा रही थी। माँ प्लीज पापा, यह आदमी झूठ कह रहा है, मैं इसे नहीं जानती, मैं तो इससे मिली भी पहली बार हूँ, माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए। ईशा, शट अप करो अपना यह तमाशा, यहाँ यह रोना धोना बंद करो। और अहान, यह बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे, मैं तो तभी तुम्हारे हवाले ईशा को कर देती, लेकिन यहाँ तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। अहान फेक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा के बोला, देखिए हमने कोर्ट मरीज करी थी। और ईशा इस बात को छिपाना चाहती थी, लेकिन आज अर्जेंटली कुछ काम आ गया था, बस इसलिए जाना पड़ रहा है। आप प्लीज ईशा को भेज दीजिए। ईशा, जाओ अभी अहान के साथ जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, अगर किसी ने इसे ऐसे देख लिया तो मीडिया बातें बनाएगी। अहान, तुम ईशा को पिछले गेट से ले जाओ, जाओ जल्दी। माँ प्लीज पापा, मैं इसको जानती भी इसे नहीं, मत भेजो इसको मेरे साथ। माँ पापा प्लीज देखो ना। ईशा रो रही थी पर कोई नहीं सुनता उसकी, और अहान उसको गाड़ी में फ्रंट सीट पे बिठा के खुद ड्राइव करने लगता है। जैसे गाड़ी चलनी शुरू होती है, ईशा कूदने की कोशिश करती है, तभी अहान उसका हाथ पकड़ के, कोशिश भी मत करना वरना आगे से कोशिश करने लायक नहीं रहोगी। ईशा डर के चुपचाप बैठ गई। अहान ने गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रोकी और ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला। अहान ड्राइविंग सीट से उठा और दूसरी तरफ से ईशा को खींच के लेके चला गया।
ईशा उस टाइम रेड और पिंक कलर के लहंगे में पूरा मेकअप करे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके अंदर से फूलों की खुशबू की आ रही थी। ईशा उस टाइम दुल्हन बनी हुई थी। आहान ने उसको झटके से गाड़ी से उतारा। उसका हाथ तेजी से पकड़ता है, पता नहीं कितनी चूड़ियां उसके हाथ में टूट जाती है। ईशा की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तभी आहान ईशा को हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा था। सब नौकर खड़े होके यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जाके उसको रोक दे या मना करे, क्योंकि सभी उससे डरते थे। वही मासूम ईशा बस यह सब देख रही थी। देखो तुम मेरे साथ यह सब मत करो, और तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। आहान नफरत से ईशा को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसको घिन भरी नजरों से घूर कर देखता है। आहान ईशा को घसीटते हुए अपने रूम में ले जाता है और सब नौकर यह सब बस हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। आहान अंदर जाके ईशा को बेड पे धक्का देता है। ईशा डर के बोलती है, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर आहान। आहान अपने होंठ ऊपर करके, ओह आई सी, बदतमीजी तो तुम्हें यह बदतमीजी लग रही है, और खुद जो वहाँ उन मर्दों के सामने खुद का तमाशा बनाने चली थी, तुम उनके छूने से, उनके देखने से वो तुम्हें बदतमीजी नहीं लगी। वाओ मिस ईशा, क्या कहने आपके, कितने चेहरे छिपाए हैं इस मासूम चेहरे के पीछे। ईशा गुस्से में आहान को कहती है, देखो मिस्टर, अपनी हद में रहो। तुम मुझे झूठ बोल के मेरे माँ बाप के सामने से लेके आए और फिर सबके सामने मुझे अपनी बीवी बनाने का झूठा दावा कर रहे हो। इसको कहते हैं बदतमीजी। तुम जैसे घटिया नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा मिस्टर आहान। ओह, मैं घटिया, मैं नीच, मैं बदतमीज, मैं जाहिल, और अपने बाप के बारे में क्या ख्याल है आपके मिस ईशा। मेरे पापा का नाम भी अपनी गंदी जुबान से नहीं लेना, सुना तुमने। चलो बाप का नाम बाद में लूंगा और इसी जुबान से ही लूंगा, अभी तो तुम्हें सही से देख लूं। यह कह के आहान ने ईशा का दुपट्टा खींच दिया। ईशा इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसको एकदम झटका पड़ा और गुस्से में उसने उठ के आहान के एक थप्पड़ जड़ दिया। आहान के पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था। आहान ने गुस्से में ईशा को देखा और उसके बाल पकड़ के अपने मुंह के पास करके कहा, तुम जानना चाहती हो ना तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम जानना चाहती हो ना तुम्हारे बाप से मेरा क्या रिश्ता है। चलो मेरे साथ। यह कह के आहान ईशा का हाथ पकड़ के उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, ईशा ने आहान से कहा। तुम्हें आईना दिखाने और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने। आहान ने कमरे की लाइट खोली और ईशा को बेड पे धक्का दिया। जैसे ही ईशा की नजर साइड में पड़ी, वहाँ एक 25 साल का लड़का बैठा था और 50 साल की औरत थी। औरत चुपचाप बैठी थी और उस लड़के को देख रही थी, और वो 25 साल का लड़का खिलौनों से खेल रहा था, रेलगाड़ी चला रहा था और मुंह से छुक छुक की आवाजें भी निकल रहा था। उस औरत के चेहरे पे उदासी और आंखों में वीरांगी थी, और वो औरत डर रही थी। उसको देख के ईशा का दिल डर गया। गौर से देखो इन दोनों को, यह तुम्हें जिंदा लगते हैं ना, इस दुनिया के लोग लगते हैं ना। आहान ने नफरत से ईशा को देख के कहा। कौन है ये दोनों, ईशा ने डर के पूछा। तुम्हारे बाप के डसे हुए हैं दोनों। मेरे बाप के? मगर मैं तो इनको जानती भी नहीं, अभी अच्छे से जान जाओगी। और उस औरत के पास जाके बैठ गया। फिर ईशा को नफरत से देखा। यह औरत मेरी बुआ है, मेरी रानी बस, और इसको इस हाल में पहुंचाने वाला तुम्हारा बाप है, और यह लड़का तुम्हारे बाप के काली करतूतों का फल है। तुम्हारे बाप ने बरसों पहले हमारे घर की बेटी की इज्जत तार तार की थी। मेरी रानी मबुआ की इज्जत लूटने वाला शहर में बड़ा इज्जतदार बना बैठा है। अब उसकी बेटी के साथ भी यह सलूक होगा, तब उसको समझ आएगा। और यह राहुल है तुम्हारे बाप का बदनसीब बेटा, और यह तो तुम्हारा भाई भी हुआ ना। यह मेरी बुआ अपनी इज्जत लूट जाने के गम में अपने होश खो बैठी। इसकी कोख में पलने वाला तुम्हारे बाप का गुनाह है, जो इस मासूम राहुल की शक्ल में पैदा हुआ था, जो पैदाइशी तौर पे कमजोर था, और फिर पता चला कि माँ के दिल की बीमारी और उलझनों से उसके बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उसके दिमाग की सही ग्रोथ नहीं हुई। और यह 25 साल का बच्चा दिल से और दिमाग से आज भी 4 साल का बच्चा है। सब डॉक्टर को दिखाने के बाद भी यह बेचारा सही नहीं हुआ। सबने बुरा कहा इनको, सब इन पे दाग लगाते रहे। जुल्म तो मेरी बुआ के साथ हुआ था, मेरी बुआ की सारी खुशियाँ छीन ली। मेरी दादी माँ भी इनकी हालात देख के चली गई। मेरी माँ ने लाख बार कहा राहुल मेरे माँ बाप का बेटा है, मेरा भाई है। उन्होंने भाई बन के पूरा साथ दिया उन्होंने मेरी बुआ का, लेकिन दुनिया चुप नहीं होती। लाख छिपाने के बाद भी सबको पता चल गया। तुम्हारे बाप का असली नाम मनीष है। शहर में आके उसने नाम भी बदल लिया और हुलिया भी।
और मैंने यह वादा कर था उसको एक दिन जरूर ढूंढूंगा। तुम्हारा बाप भूल गया था वो भी एक दिन किसी बेटी का बाप बनेगा, और उसने जो मेरी बुआ के साथ करा वो अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा मिस ईशा, अब समझ आया तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसका तमाशा सारी दुनिया देखेगी। तुम भी यहाँ से अपनी कोख में ऐसा ही एक गुनाह लेकर जाओगी। तुम खुदकुशी करना चाहोगी तो पर नहीं करोगी। यह कह के अहान ईशा की तरफ बढ़ा। ईशा ने बड़े गुस्से से कहा, मेरे बाप का गुनाह मेरे सर क्यों? उनकी सजा उनको देनी चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम उस बाप की बेटी हो और उसकी सजा मैं उसकी बेटी को दूंगा, तभी सब सही होगा। हर औरत मर्दों के लिए खिलौना होती है, हाँ तुम भी एक खिलौना हो। अहान ने नफरत से कहा। ठीक कहा तुमने। ईशा बेबस होकर मन ही मन बोली, मैं तुम्हारी इज्जत तार तार कर दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो। तुम मर्दों का बदला हमेशा एक कमजोर औरत को जलील करके पूरा होता है। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे बदनाम करके? ईशा ने दुख से कहा, मैं खुद को रानी माँ की बेइज्जती का जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनके साथ यह सब हुआ। मेरे पापा ने तुम्हारे बाप को दोस्त समझ के घर में रखा था, उनको क्या पता था वो दोस्त नहीं हैवान है। मेरे माँ बाप रानी माँ को अपनी बेटी जैसी समझते थे। जो दर्द उन्होंने झेला वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं वही दुख तुम्हारे माँ बाप को देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे बाप को उसके गुनाह की सजा देने आया हूँ। अब उसको पता चलेगा किसी की इज्जत से खेलना कैसा होता है। जब उसकी अपनी बेटी की इज्जत उतरेगी, जब वह पूरे शहर में बदनाम होगा। अहान नफरत में बोला। ईशा अंदर तक डर गई। उसके बाप का जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन जो अहान कर रहा था वो भी सही नहीं था। तुम वही गुनाह क्यों करना चाहते हो जो मेरे बाप ने किया है? फिर क्या फर्क रह जाएगा तुम में और उनमें, बताओ मुझे। कल को तुम्हारी भी तो बेटी होगी, उसके साथ भी कोई ऐसे ही बदला लेगा। तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, मगर कल क्या कोई दूसरा अहान पैदा नहीं होगा? वो यह सब तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करेगा। बकवास बंद करो तुम, अहान ने गुस्से में कहा। लेकिन जब ईशा चुप नहीं हुई, अहान ने एक थप्पड़ उसको मार दिया। ईशा बेड पे जा गिरी और उठ के बोली, बुरा लगा न तुम्हें? तुम्हारी ईगो पर चोट पड़ी ना? चुप हो जाओ लड़की, अहान चिल्लाया। तुम एक अच्छे इंसान हो अहान, क्यों खुद को गुनाहगार बना रहे हो? मेरी रानी बुआ भी तो एक अच्छी इंसान थी, मासूम थी, कि क्यों उनको ऐसा बना दिया? उनकी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे बाप ने, और आज मैं तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही खराब करूंगा। अहान आगे बढ़ के बोला, नहीं प्लीज मत छूना। ईशा उसके बढ़ते कदमों को रोकते हुए बोली, क्यों? तुम तो दुल्हन बनके सैकड़ों मर्दों को रिझाने चली थी, अपनी मॉडलिंग से सबका दिल जीतने चली थी। शट अप, ईशा अपने कानों पे हाथ रख के बोली, यू शट अप, कोशिश भी मत करना मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। दुल्हन बनके निकली थी ना, आओ तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दूं। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे पास है, इसलिए एक पति वाले हक लेने से रोक नहीं सकती तुम मुझे। उसने ईशा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसके खींचते ही ईशा उसकी बाहों में लहरा गई। वो बेहोश हो चुकी थी। गुलाबी होंठ, सफेद रंग, दुल्हन बनी नाजुक मासूम सी ईशा इस वक्त अहान के होश उड़ा रही थी। अहान काफी देर तक उसको ऐसे ही देखता रहा। फिर रानी बुआ ने जब कहा, अहान तुम यहाँ क्यों आए, तब जाके उसको होश आया। वो ईशा को उठा के दूसरे कमरे में ले गया और उसको बेड पे डाल के बोला, उठो जल्दी, होश में आओ। तुम्हारे साथ तो मैं वो सब करके ही रहूंगा, अपना बदला लेके ही रहूंगा मैं तुमसे। तुम शैतान और एक कैरेक्टर्स आदमी की बेटी हो, मुझसे किसी भलाई की उम्मीद मत रखना तुम, समझी? आपने ऐसा क्यों किया पापा? आई हेट यू पापा। ईशा होश में आके जोर जोर से बोल रही थी। अहान उसका रोता हुआ चेहरा देख के सोचने लगा, इतने बुरे बाप की बेटी में इतनी शर्म और दर्द भी हो सकता है। रोना बंद करो, यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ईशा को पता नहीं क्या हुआ, वो बिस्तर से उठ के अहान के पैरों में गिर गई। देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। अहान के दिल में एकदम पता नहीं क्या हुआ। उसने बड़े आराम से पूछा, बताओ क्या सलूक करूं मैं तुम्हारे साथ? देखो मैं जानती हूँ मेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर तुम मुझे रानी माँ बनाना चाहते हो और एक और ऐसा बच्चा दुनिया में लाना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे पापा का गुनाह कम हो जाए। लेकिन तुम क्यों मेरे पापा जैसे बनना चाहते हो? क्यों? उनमें और तुम में क्या फर्क रहेगा फिर? ईशा रोते हुए बोली, क्योंकि बुराई का बदला बुराई होता है। अहान बोला, लेकिन उसको अपनी बात उसके दिल को सही नहीं लगी। वह शर्मिंदा सा हो गया था। यह तुम कह रहे हो? तुम तो एक अच्छे इंसान हो ना, तुम क्यों बुरा बनना चाहते हो? तुम मत करो वो सब जो मेरे पापा ने करा।
और वो भी तब जब वो मेरा बाप भी नहीं था। फिर तुम क्यों मुझे सजा देना चाहते हो, बताओ मुझे तो। प्लीज तुम मेरी जान ले लो, पर यह सब मत करो प्लीज, ईशा रोते हुए बोली। लेकिन अहान तब तक उसके कांधों को थाम चुका था और उसकी शक्ल देख रहा था जिसपे आंसू थे। ईशा ना मैं सर हिलाती रोती हुई उससे भीख मांग रही थी। अहान उसको देखता रहा, फिर पता नहीं एकदम से बाहर चला गया। अहान का कोई अता पता नहीं था। ईशा भी वैसे ही हालात में बैठी थी। काफी देर तक भी जब अहान नहीं आया, ईशा को भी फिक्र होने लगी थी। अहान बहुत देर बाद आया, लेकिन जब वो आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ पंडित जी थे और ईशा थोड़ी ही देर में मिसेस ईशा अहान बन गई थी। जी हाँ, अहान ने ईशा से शादी कर ली थी और सब रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी की थी। ईशा के शब्दों ने अहान पे ऐसा जादू करा था, अहान ने झूठी शादी को असली शादी बना दिया था। अब ईशा आराम से बेड पे बैठ गई थी, शायद अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तो वह वाकई दुल्हन बन गई थी। चुड़िया जरूर टूट के कलाई में चुभ गई थी और गजरे भी सूख चुके थे। मेकअप को आंसुओं ने धो दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में अहान कमरे में आ गया था। ईशा डर के मारे सिकुड़ गई, उसका दिल तेज तेज धक रहा था। उसने नजर उठा के ऊपर देखा, अहान ब्लैक सूट में किसी हीरो जैसा लग रहा था। ईशा की नजर खुद ब खुद झुक गई। अहान ईशा को ऐसे ही देख के थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल गया। ईशा तो खुद को उसके हर सलूक के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन ये क्या, वो तो बिना कुछ बोले चला गया था। जो उसको शादी करने से पहले छूने को बेताब था, या शादी करके खामोशी से निकल गया था। ईशा हैरान थी, पर वो शुक्रगुजार भी थी। उसकी जान अहान से छूट गई थी। ईशा बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने दरवाजा लॉक करा और लेट गई। अहान बाहर बैठा सिगरेट हाथों में लिए कई साल पीछे चला गया था। फ्लैशबैक। राधा और विराज ने अपने बेटे का नाम अहान रखा था। अहान ओबरॉय। प्यार से उसकी दादी ने उसको मेरा अकड़ू से पोता कहना शुरू कर दिया था। सब इस नाम से उसको चिढ़ाने भी लगे थे, अहान अकड़ू, अहान अकड़ू। लेकिन अहान शुरू से ही सिंसियर रहा था, वो खामोश ही रहता था। दूसरी तरफ थी रानी, विराज की बहन और अहान की बुआ, जिसकी इज्जत ईशा के बाप यानी सुनील ने तार तार कर दी थी। सुनील तो भाग गया था, लेकिन रानी ने उसके जाने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। तो बच्चा हेल्थी था, लेकिन दिमागी तौर पे कमजोर था। राधा और विराज ने उस बच्चे को जिम्मेदारी खुद के ली थी और कहा, यह हमारा बच्चा है, अहान का सगा भाई, ताकि दुनिया वालों को पता ना चले। लेकिन बातें बनाने वालों ने यकीन नहीं करा। रानी को चुप्पी लग गई थी, वो अपने बच्चे को भी नहीं देखती थी। इस हालत में भी अहान के माँ बाप ने उस बच्चे की देखभाल करो, उसको पाला। दूसरी तरफ अहान भी बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे अहान बड़ा हो रहा था, उसको रानी बुआ से मोहब्बत होती जा रही थी और रानी की चुप्पी उसको उदास कर देती थी। जब वह समझदार हो गया तो उसने राधा और विराज से काफी बार जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको बताता नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी दादी ने उसको सब बता दिया। सारी बात जानने के बाद अहान के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने कसम खा ली थी, हर हालत में बदला लेना है सुनील से। उसने सुनील का पता निकलवाया। उसको पता चला सुनील ने एक अमीरजादी से शादी कर ली है, जिसका नाम अर्चना है। अहान उस शहर में ही पढ़ रहा था। उसने बहुत जल्दी सुनील को ढूंढ निकाला था, क्योंकि उसकी एक फोटो विराज के पास भी थी। अहान जल्दी ही उस शहर की एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया था और वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में उसके नाम था। और धीरे धीरे उसकी अर्चना से जान पहचान बढ़ गई थी। अर्चना एक मॉडर्न औरत थी और फैशन इंडस्ट्री चलाती थी, और सुनील घर जमाई बन के अर्चना के घर में रह रहा था। ईशा की माँ ने उसको नहीं पाला था, ईशा की दादी ने उसको पाला था। वो ईशा को अर्चना जैसी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए अपने ढंग से उसकी परवरिश की थी। ईशा के 2 भाई थे, लेकिन वो दोनों सुनील की कॉपी थे। अहान ने अर्चना के जरिए उनकी फैमिली की पूरी बातें जान ली थी। उसके बाद उसने सुनील की बेटी ईशा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर दिखा के उसको मोहरा बनाया। लेकिन ईशा की बातों ने उस पे ऐसा जादू करा, उसने उससे शादी कर ली। अहान पुरानी यादों से बाहर आया। अहान ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था। मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं कभी तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। जब जब तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे बाप का गुनाह याद आएगा। यह बातें अहान सिर्फ कह रहा था, लेकिन हकीकत यह थी, ईशा की सादगी ने अहान को दीवाना कर दिया था। अगले दिन अहान ईशा के घर गया तो वहाँ सिर्फ उसकी दादी थी। अहान ने अपना इंट्रोडक्शन कराया और उसकी दादी अपने बारे में बताने लगा। मैं ईशा की दादी हूँ बेटा, वह बच्ची मेरी गोद पाली बड़ी है। आप तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लेडी दिखाई दे रही है। अपनी पोती को कैसे संस्कार दिए हैं।
वो दुनिया के सामने मॉडलिंग करने चली थी। बेटा वो तो बहुत नाजुक है। हाँ तभी तो दुल्हन बनी घूम रही थी। अहान ने टोंट मारा। बेटा वो मजबूर थी। उसकी माँ ने उसको बाजारू बनाया। वो तो 100 बार मना कर कर के थक गई थी, लेकिन उसकी सुनता कौन है। ना माँ सुनती है ना बाप। ईशा को यह सब पसंद नहीं है बेटा। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, मगर उसकी माँ ने जबरदस्ती की। उसके ख्याल बहुत अच्छे हैं बेटा। माँ के गुस्से के आगे उसकी एक न चली और उसको जाना पड़ा। वो तो किसी पार्टी में भी नहीं जाती। मेरी ईशा तो पूजा पाठ करने वाली लड़की है। वो नेक और प्यार करने वाली बच्ची है। उस पे बस कोई जुल्म नहीं करना बेटा। वो मेरे हाथों में पाली बड़ी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अहान तो जैसे शर्मिंदा हुआ जा रहा था। उसने बड़े आराम से कहा, क्या मैं ईशा का कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ मैं तुम्हें उसका कमर दिखाऊं। वो अपने आंसू साफ करती हुई उसको ईशा के कमरे तक ले गई। बेटा यह मेरी ईशा का कमरा है, तुम आराम से कमरा देखो। इतने में तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करवाती हूँ। अहान ने उस बड़े से कमरे को बड़े आराम से देखा। कमरे के फर्श पे नीले रंग का कारपेट बिछा था। हल्के नीले और सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे। बीच में एक बेड पड़ा था। ड्रेसिंग वार्डरोब, हर चीज ईशा की सादगी का जीता जागता सबूत थी। पूरे कमरे में बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई थी। अहान कमरे को देख के उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अहान सोचने लगा, क्या मैं सच में ईशा के साथ गलत तो नहीं कर रहा। उसने ईशा का वार्डरोब खोला तो उसमें सब कपड़े सादे और खूबसूरत थे। ईशा के कोर्स की सब किताबें साइड टेबल पर रखी थी। अहान का मन कर रहा था वो इस कमरे से जाए ही न हो। उसको अलग सुकून मिल रहा था इस कमरे में। उसने फोन निकाला और नौकर से पूछा, ईशा कहाँ है? नौकर ने बड़ी आराम से जवाब दिया, बड़े मालिक वो तो जब से फूलों के पास गार्डन बैठी हैं। उसने खाना खाया? जी मालिक, खा लिया खाना उन्होंने, और मैंने उनको सर दर्द की दवाई भी दे दी। ओके तुम ध्यान रखना उसका। ये कह के अहान ने फोन काट दिया। सब अच्छे से देखने के बाद उसकी जुबान से एक आवाज निकली, हैरत है शैतान के घर फरिश्ता कैसे पैदा हो गया। यह कह के वो कमरे पे आखिरी नजर डाल के निकल गया। जैसे वो बाहर आया, दादी चाय पे उसका इंतजार कर रही थी। आओ बेटा, उसने बड़े आराम से कहा। दादी जब सुनील आए उसको कह देना कि ईशा को रानी का भतीजा लेके गया है और वो उसके साथ वही सब करेगा जो उसने मेरी बुआ के साथ किया था। बता देना उसको अहान विराज और राधा का बेटा है। अहान गुस्से में लाल चेहरा लिए बोला। दादी ने हैरत से कहा, बेटा तुम तो हमारे गांव के हो, मगर ये रानी कौन है? अपने बेटे से पूछिएगा दादी, जो मेरी रानी बुआ की इज्जत से खेल के यहाँ शहर में बैठा है, उससे पूछिएगा सब। उसको बता देना उसकी बेटी मेरे कब्जे में है। रानी बुआ का बदला अहान ओबरॉय लेगा। अब अहान गुस्से में कहा। दादी को हैरत में छोड़ के वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों आज के लिए इस कहानी में इतना ही। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। दोस्तों इस कहानी के आगे के पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।